स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने के मामले में ईरान ने कड़ा फैसला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरी दुनिया जानती है मुसलमान का सबसे बड़ा किताब कुरान शरीफ है। अगर कोई भी कुरान शरीफ के ऊपर हमला करे किसी को बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर मैं किसी अन्य धर्म की किताबों को फुटबॉल की तरह लात मारूं, उसको जला दूं, बर्दाश्त नहीं होंगे। ना क्रिस्तान बर्दाश्त कर सकते हैं, ना बुद्धिस्ट, ना ईसाई, ना मुसलमान। क्योंकि दुनिया का जितना भी धर्म है, धर्म की किताब वो सभी इंसानियत के बारे में सिखाते हैं। किसी भी धर्म की किताब इंसानियत के खिलाफ नहीं सिखाते। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ ईद का एक दिन पहले स्वीडन में। हम सभी जानते हैं स्वीडन एक बहुत खूबसूरत, एक बेहतर मुल्क है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ होगा किसी ने भी नहीं सोचा होंगे। स्वीडन में इससे पहले भी एक बार कुरान शरीफ के ऊपर हमला किया गया है और दोबारा हमला किया गया कुर्बान की एक दिन पहले, वो भी मस्जिद के सामने। यहाँ मस्जिद, उसके सामने कुरान शरीफ को जलाया गया। जलाने से पहले उन्होंने कुरान शरीफ के ऊपर लात मारी, अजीब अजीब हरकतें की। वो स्वीडन का नागरिक है। कुरान शरीफ जलाने के लिए उन्होंने स्वीडन सरकार से इजाज़त भी ली। समझ में ये नहीं आ रहा स्वीडन सरकार ने उसको कुरान शरीफ जलाने के लिए इजाज़त दिया कैसे। इसका मतलब एक ही है, स्वीडन सरकार चाहते हैं मुसलमान दुनिया से बर्बाद हो जाओ, लेकिन ये नामुमकिन है। पूरी दुनिया जानते हैं मुसलमान लोग एक बेहतरीन इंसान है, इंसानियत के ऊपर विश्वास रखते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं। स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाने के बाद दुनिया में बहुत सारे इस्लामी सरकार और मुल्क एकजुट होकर इसके बारे में डिस्कस कर रही है। इस्लाम के बाद बहुत सारे गैर मुल्क भी स्वीडन के खिलाफ मैदान में उतरा हुआ है। एक तरफ स्वीडन की सरकार ने इजाज़त दिया उसको कुरान शरीफ जलाने के लिए, दूसरे साइड में रशिया ने कुरान शरीफ को सीने में लगाया। वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे, देखेंगे कुरान शरीफ को जलाने के बाद इस्लामी देश का क्या फैसला है। BBC रिपोर्ट की मदद से हम देखेंगे। अगर यदि आपको और बहुत ज़्यादा कुछ जानना है, आप BBC वेबसाइट में जाकर, फेसबुक और यूट्यूब में जाकर देख सकेंगे। हम आज एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। वो एक BBC रिपोर्टर ने, BBC की तरफ से न्यूज़ किया गया है। हम उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे पूरी दुनिया इसके बारे में क्या कह रहा है। आइए और सुनते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान जलाने के मामले में ईरान ने कड़ा फैसला किया है। ईरान सरकार ने अपना नया राजदूत स्वीडन भेजने से इनकार कर दिया है। हाल ही में ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर एक मस्जिद के बाहर एक शरणार्थी ने मुसलमानों के पवित्र कुरान को जला दिया था। स्वीडन की पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स पर जातीय और राष्ट्रीय समूह के खिलाफ अशांति फैलाने का मामला दर्ज किया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने प्रदर्शन करने की अनुमति देने पर सरकार की निंदा की है। बीते कुछ महीनों में स्वीडन में कुरान की प्रतियां जलाने की योजना को लेकर कई बार दंगे भड़के हैं। सऊदी अरब ने भी स्वीडन के राजदूत को कुरान जलाने के मामले में समन किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब ने स्वीडन से कहा कि वो उन हरकतों को रोके जिनसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। हमें एक दूसरे के मूल्यों का आदर करना चाहिए और सहिष्णु बनने की जरूरत है। मुसलमान कुरान को ईश्वर के पवित्र शब्द के रूप में देखते हैं और जानबूझकर इसको लेकर नुकसान पहुंचाने या इसको लेकर
अनादर का भाव दिखाने को बेहद आपत्तिजनक मानते हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने कहा कि तेहरान न ही नया राजदूत नियुक्त करेगा और न ही किसी को भेजेगा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, पवित्र कुरान के अपमान करने की स्वीडन की सरकार की अनुमति के बाद उन्होंने राजदूत भेजने की प्रक्रिया को रोक दिया है। इराक के विदेश मंत्री ने भी स्वीडन सरकार से मांग करते हुए कहा है कि वो कुरान जलाने वाले शख्स को उन्हें सौंप दें। उनका तर्क है कि उस शख्स के पास अभी भी इराकी नागरिकता है और उस पर बगदाद में केस चलाया जाना चाहिए। इस घटना के बाद इराक में स्वीडन दूतावास पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला था। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने दूतावास पर हमला करने की निंदा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि स्वीडन को अब अपनी पहचान पर विचार करने का समय आ गया है। Vi alla ska ha fokus på rättssaker just nu. Det är viktigt att Sverige blir medlem i NATO. Vi har viktiga och stora frågor att hantera. मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने रविवार को जिद्दा में एक आपातकालीन बैठक की थी। सऊदी अरब स्थित इस संगठन ने अपने सदस्य राष्ट्रों से कहा कि वो उन देशों को रोकने के लिए एकजुट होकर और सामूहिक रूप से ऐसे तरीके अपनाएं जो इस्लाम की पवित्र किताब को जला रहे हैं। ओआईसी में सऊदी अरब के प्रतिनिधि सालेह हमद अल सुहेबानी ने कहा कि ये आपातकालीन बैठक ऐसे घिनौने व्यवहार को रोकने की दिशा में कुछ बेहतर परिणाम लेकर आएगी। ओआईसी के सदस्य देशों ने इस घटना की एक सुर में निंदा की है। वहीं तुर्की, पाकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। ओआईसी में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि सैयद मोहम्मद फवाद शेर ने कहा कि पाकिस्तान ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर इस तरह की विभत्स हरकत की निंदा करता है। मुस्लिम बहुल देश तुर्की भी इस घटना से गुस्से में है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है और स्वीडन लगातार नेटो की सदस्यता की कोशिशें कर रहा है। इस घटना के बाद तुर्की उसके इस रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। ओआईसी में तुर्की के स्थायी प्रतिनिधि मेहमत मेतीन एकेर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने को मान्यता देने के प्रस्ताव को स्वीकार किया हुआ है, जो कि सही दिशा में कदम है। इस घटना के बाद मोरक्को, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने अपने राजदूतों को स्टॉकहोम से वापस बुला लिया है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बुधवार को इराक में पैदा हुए सलमान मोमिका ने कुरान की प्रति फाड़ी और फिर जलाई थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सलमान की उम्र 37 साल है और खबरों की माने तो वो कई साल पहले इराक से भागकर